हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 45 डे स्ट्रेटेजी, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंसी और कॉमर्स 60% से ऊपर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 से, मनी चैप्टर से। इजी से चैप्टर है, मुश्किल से 30 मिनट्स की वीडियो रहेगी, आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक एक टॉपिक आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड कर लो, ताकि जितनी भी नोट्स हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या गेस्ट पेपर हो या कोई भी तरह की आपको अपडेट मिलनी होगी वो ऐप पे मिल जाएगी। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप वहां से मुझे टेक्स्ट करके कांटेक्ट भी कर सकते हो। बहरहाल चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है मनी एंड मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें पढ़ना है मनी चैप्टर में, वो है बेटा बार्टर सिस्टम। क्या है? बार्टर सिस्टम पहला टॉपिक है। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम क्या होता है सर, माइंड में आप क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो आज से बहुत सालों पहले एक ज़माने में पहले मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी मतलब पैसा नहीं चलता था उस टाइम। क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम होता क्या है, जैसे मान लो एक पर्सन है राहुल और एक पर्सन है अमित। ठीक है, इसके पास जो है राइस है, इसके पास जो है वीट है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास राइस है, अगले के पास वीट है, तो आपने उसको राइस दे दिया, उससे बदले में क्या किया, वीट ले लिया। तो पहले ये सारी चीज़ चलती है। आपके पास टोमेटो है, अगले पर्सन के पास पोटैटो है, तो आपको पोटैटो चाहिए, आपने उसको टोमेटो दिया, उससे पोटैटो ले लिया। ये सिस्टम चलता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम बुकिश लैंग्वेज में देख लो, बार्टर सिस्टम रेफर टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक गुड्स या सर्विस दे के उसके बदले में दूसरा गुड्स या सर्विसेज ले ली जाती थी। ये सारी चीज़ें होती थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। बट टाइम बीतता गया, समय बदलता गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि बार्टर सिस्टम खत्म हो गया और बाद में क्या आ गया, हमारा मनी आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया बेटा? मनी आ गया। तो ये बार्टर सिस्टम खत्म क्यों हुआ, तो उसकी लिमिटेशन क्या थी जानना पड़ेगा हमें। पेपर में शॉर्टकमिंग भी लिखा है शायद बुक में, शॉर्टकमिंग या लिमिटेशन दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसी क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से आपका बार्टर सिस्टम खत्म हो गया भाई आज? तो क्या थी वजह? पहली थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट। क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट। मतलब ये प्रॉब्लम थी कि जैसे मान लो मेरा नाम तो नहीं, मान लो राहुल है, दूसरा अमित है। अमित, राहुल के पास क्या है बेटा? राइस है। अमित के पास क्या है? वीट है। लेकिन राहुल को क्या चाहिए? राहुल को वीट चाहिए। ठीक है, लेकिन अमित को राइस नहीं चाहिए, अमित को टोमेटो चाहिए। तो मतलब क्या इसको, जब अमित को टोमेटो चाहिए, राहुल के पास तो राइस है, क्या ये इससे एक्सचेंज करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसा हो पाता था कि जो हमें चाहिए तो अगले को भी वही चाहिए हो जो मेरे पास हो। ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। बहुत रेयर होता था कि जो हमें चाहिए अगले को भी वही चाहिए जो मेरे पास है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब ऐसे आदमी को हमें ढूंढना पड़ता था, पूछना तो पड़ता था, भाई तुम टोमेटो लोगे, हम तो टोमेटो ले लो, पोटैटो हमें दे दो। तो ये दिक्कत आती थी। तो अब इस वजह से भी ख़त्म कर दिया गया पहली डिफ़िकल्टी। ठीक, नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे मान लो राहुल के पास राइस है, इसके पास राइस, ये मान लो गोल्ड है, चलो स्वीट भी ले सकते थे। ये तो राइस और गोल्ड का प्राइस सेम है। अब ये कह रहा है 1 किलो चावल लेके 1 किलो सोना दे दो। बेचारा अब क्या करे, मजबूरी में से चावल तो खाना ही है, तो गोल्ड दे के राइस ले लेगा, मजबूरी है ना, अब वो फ़ायदा उठा रहा है। या फिर ये ऐसा हो कि 10 किलो चावल के बदले 1 किलो सोना, क्या ये पॉसिबल है? तब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं निकाल पाते थे कि चीनी और चावल, टोमेटो, पोटैटो, वैल्यू कितनी उसकी। आज पैसा है तो हम लोग मालूम चलता है भाई 100 रुपये का चावल है, 20 रुपये में गेहूँ है, तो हमें मालूम चल जाता है। लेकिन पहले मनी का सिस्टम नहीं था, ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए भी बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया। नंबर 3, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
डिविजिबिलिटी मतलब डिविजिबल नहीं कर पाते थे चीज़ों को हम लोग। भाई आपके पास एक हाथी है, उसके पास बकरी है, देख लो इनके पास एलिफेंट है, इनके पास क्या है हाथी, वो बकरी यहाँ है, गोट है, लेकिन इनकी एक एलिफेंट की वैल्यू 3 बकरी 5 बकरी के बराबर है। 1 एलिफेंट इक्वल टू 5 गोट, लेकिन अमित के पास खाली 3 गोट है। आप एक्सचेंज कैसे करेंगे? क्या ये एक हाथी दे के 3 बकरी ले लेगा? नहीं लेगा। क्या ये हाथी को काट के देगा? ऐसा तो नहीं बोलना ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा कि अब वो डिविजिबल कर दे अपने एलिफेंट को, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब कहाँ से और बकरी लेके आए? ये भी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए भी ख़त्म हो गया। नंबर 4, लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ का मतलब क्या है? पैसे को तो उठा के जाके आप बैंक में रख सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। लेकिन अब उसी जगह पे गेहूँ है, वीट है, राइस है, पोटैटो है, टोमेटो है, या फिर कोई भी सामान है, उसको आप रखने के लिए जगह चाहिए, कंज्यूम करता है। समझ में आ रही बात? ये इसकी एक प्रॉब्लम थी। 5th क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है बेटा फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे आपने आज मुझसे पैसा लिया उधार में, कल को आप मुझे वापस कर दोगे, 2000 रुपये लिए तो 2000 वापस कर दोगे। लेकिन बाटा सिस्टम प्रॉब्लम ये थी कि आज आपसे मान लो मैंने एक एप्पल ले लिया, या आपसे मैंने एक काऊ ले लिया, उधार ले लिया, गाय जो है एक उधार में ले ली, मैंने बोला भाई 6 महीने बाद वापस कर दूंगा। क्या वो गाय 6 महीने बाद वैसी रहेगी? मैंने आपसे छोटा सा एक बच्चा ले लिया, ले लो किसी का, पपी का ले लिया, तो क्या वो पपी जो है 6 महीने बाद उतना ही बड़ा रहेगा? आप कहोगे ना सर उतना ही बड़ा मुझे करके दो। कैट ले ली मैंने, क्या उतनी बड़ी रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन आज क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब ये दिक्कत थी, बट मनी की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आज। तो ये क्या इसकी डिफ़िकल्टीज थी, तो क्या बोलते हैं? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो डिफ़िकल्टी समझ में आ गई आपको बाटा सिस्टम की, क्लियर है? तो 2 मिनट के लिए कुछ लाइट का इशू हो गया था, इसलिए लाइट बंद हो गई थी। ठीक है, तो क्लियर है? चलो यहाँ तक मान के चलते हैं, आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बेटा, आगे है आपका काइंड्स ऑफ मनी। क्या है? काइंड्स ऑफ मनी। मनी कितने तरह की होती है सर? देखो मनी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होती है करेंसी मनी और दूसरी होती है डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी। ठीक है, तो अब डिपॉजिट मनी बैंक मनी एकदम सिंपल है, समझ लो। पहले बता दे रहा हूँ, डिपॉजिट मनी बैंक मनी का मतलब होता है जो पैसा आपका बैंक में रखा है, जिसको आप ज़रूरत पड़ने पे बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, चाहे एटीएम से, चाहे बैंक में लाइन लगा के कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी। क्लियर है? आगे देखो अब नंबर 2, करेंसी। करेंसी 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलती है, एक होती है कॉइन्स और एक होती है पेपर मनी। आपकी जेब में 2 तरह से पैसे होंगे, मेरे जेब में भी खाली पेपर मनी है। ठीक है, तो पेपर मनी या कॉइन्स 2 तरह से होते हैं। ठीक है, तो कॉइन्स को तो मालूम ही है आप लोगों को, जो 2 रुपये, 4 रुपये, 4 तो नहीं, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 5 के सिक्के, 10 की, अभी 20 का भी आ गया है। ये सब कॉइन आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइन बोलते हैं। और पेपर मनी क्या होता है? पेपर मनी जो नोट होती है, 10 की, 20 की, 2000 की नोट, 500 की नोट, ये सब क्या है? पेपर मनी होती है। अच्छा, अब कॉइन में एक टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है, टोकन मनी। कभी कभी शॉर्ट में 1 नंबर में पूछ सकता है, व्हाट इज टोकन मनी, 1 नंबर क्वेश्चन में। तो टोकन मनी क्या होता है? देखो टोकन मनी का मतलब होता है कि जब आपके कॉइन की फेस वैल्यू, कॉइन की जो वैल्यू है वो उसकी जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी उससे क्या हो? कम हो। मतलब जैसे ये आपका 5 रुपये का सिक्का है और इसको बनता किससे? ये मेटल से बनता है। तो मेटल जो बना है, मेटल की जो वैल्यू हो वो 5 रुपये से कम हो, 1 रुपये की हो, 50 पैसे की हो, इस तरह से हो। ठीक है, होता क्या था पहले के टाइम में? क्या होता था, जो पहले कॉइन आते थे वो मान लो अगर 5 रुपये है तो बनाने में ही उसको 10 रुपये लग जाते थे। समझ में आ रही? उसकी जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी, वो महंगी होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो बहुत चीप क्वालिटी के जो मेटल आते हैं, ब्रोंज आते हैं, उसका यूज़ करके आपका कॉइन बनाती है, जिससे उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी फेस वैल्यू से कम होती है। अगर कोई सिक्का 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो उससे क्या होगी? कम होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन मनी। क्या बोलते हैं बेटा? टोकन मनी। ठीक है, आगे पेपर मनी, कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल या फिर फिएट मनी। तो कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल का मतलब क्या है? देखो पहले के टाइम में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, शायद बाय चांस पेपर में, एमसीक्यू में या 1 नंबर में आ जाए। ठीक है, लॉन्ग में तो आने के चांसेस नहीं। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल मनी का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, जैसे आपके पास पैसे, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले क्या होता था, जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते थे गोल्ड में। बैंक में देके आप क्या कर सकते थे? उसको कन्वर्ट कर सकते थे किस में बेटा? गोल्ड में। किस में कन्वर्ट करते थे?
गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। मतलब आप बैंक में गए, आपके पास अगर जो भी पैसे आपने दिया बैंक को, बदले में उसको कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में, आपको गोल्ड मिल जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब इनकन्वर्टेबल। वही चीज़ वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसमें अब आप जाके पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकन्वर्टेबल मनी। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। कन्वर्टेबल जिसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या है, इनकन्वर्टेबल मनी। आगे क्या है, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है सर, ये बता दीजिए सर। देखो फिएट मनी का मतलब बेटा ये होता है कि जो लीगल टेंडर मनी है, लीगल टेंडर मनी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको आप देकर बदले में कोई भी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिएट मनी। जैसे अगर गवर्नमेंट बोल दे कल को ये जितने लोगों के पास ये मार्कर है, मार्कर दे के लोग सामान खरीदते हैं, तो ये लीगल टेंडर मनी हो जाएगा। लीगल टेंडर मनी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचो अरे नोट जो बोली है मोदी जी ने 500 की नोट बंद कर दी ना, अब चलती नहीं। अब कोई बोलते अमिताभ बच्चन जिसमें बने रहेंगे वो नोट चलेगी, फिर चलने लगेगी वो। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तो गवर्नमेंट जो मनी इशू करेगी, बोलेगी हाँ ये लीगल टेंडर मनी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिएट मनी। जो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे देश में वो लीगल टेंडर मनी नहीं, यानी कि वो फिएट मनी नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या होते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या होते हैं, मनी के क्या क्या काम में होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, क्या ज़रूरत है मनी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, पेपर में आने के चांसेस के ज़्यादा है। 4 से 6 नंबर में पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मनी, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है कंटीजेंट फंक्शन। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मीडियम एक्सचेंज मतलब है कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज करते थे। तो वहां पर क्या थी, प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ऐसा आदमी हमें मिलता नहीं था जिसको वही चाहिए हो जो मेरे पास हो और मुझे जो चाहिए वो उसके पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स में। तो लेकिन आज क्या हुआ, आज आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास मनी है जेब में, तो आप कुछ भी चाहो वो खरीद सकते हो, आपको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, एक जरिया है मीडियम एक्सचेंज का। आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी आप खरीदना चाहते हो आप पैसा देके खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर ये मुझे मार्कर चाहिए, मेरे पास पैसा है, देखो ये है कि नहीं है, कितना रुपए है, 50 रुपए है, मैंने दिया, 2 मार्कर मेरे पास आए, ये मनी मेरे पास से चली गई। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्लियर है। चलो नंबर 2 पर क्या है बेटा, मेजर ऑफ वैल्यू। पहला काम क्या है मनी का, मीडियम एक्सचेंज, कोई भी आप सामान खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। नंबर 2 पर है बेटा मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं सर, हाँ बेटा मेजर कर सकते हैं। अब देखो कोई बोलता था कि 1 किलो चावल ले लो, 1 kg राइस ले लो और बदले में हमसे 1 किलो गोल्ड दे दो। अब बेचारा 1 किलो सोना 1 किलो राइस के बराबर होता है, कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं होगा। 100 किलो जो है आप चावल ले हो तब भी 1 किलो सोने के बराबर नहीं हो, लेकिन प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या हुआ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आप मेजर कर सकते हो कि हाँ इतना रुपए दोगे तो आपको इतना सोना मिलेगा, इतना चावल मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। जो डिफिकल्टीज थी ना बार्टर सिस्टम की, वही सारी डिफिकल्टीज को ही तो काम खत्म कर रहा है, वही तो क्या है इसका, मनी का फंक्शन है। तो मेजर ऑफ वैल्यू, आप किसी की भी वैल्यू मेजर कर सकते हो। ये मार्कर है, कितने रुपए का, 25 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज़ की। नंबर 3 नंबर सेकेंड में आपका आता है, पहले ये प्राइमरी में 2 आते हैं, सेकेंडरी में 3 आते हैं। क्या क्या भाई, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में आपको पैसा वापस करना है किसी का, आपने किसी से 5000 रुपीज़ उधार लिए, आप उसको सेम वापस कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम क्या थी, आपने किसी का कोई सामान लिया, सेम कंडीशन में आप उसको वापस नहीं कर सकते। उसका कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई सामान ले रहे हो, सेम कंडीशन में वापस करने में प्रॉब्लम होती थी। बट आपने पैसा लिया तो उसको फ्यूचर में, डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में आप उसको सेम कंडीशन में प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है पैसे को स्टोर कर सकते हो, और उसको स्टोर कर नहीं सकते थे, स्टोर कर सकते हो, उसके लिए जगह चाहिए, गोडाउन चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मनी में क्या है, बैंक में रखो, जेब में रखो, बैग में रखो, कहीं भी रखो, रख सकते हो, ठीक है। नंबर 3 है मतलब सेकेंडरी का, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब बेटा ये होता है कि अब आप कोई सामान किसी को भेज रहे हो, है ना, कुछ भी है, प्रोडक्ट है, मोबाइल है,
बाइक है, कार है, तो आपको ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए। लेकिन आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज तो इतना अच्छी फैसिलिटी आ गई ऑनलाइन, गूगल पे घर बैठे रातों रात आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं मनी के, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन अलग से आ सकता है, इसको ध्यान से देख लो भाई। तो कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है सर? कंटीजेंट फंक्शन रेफर टू द रोल ऑफ मनी इन असिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज़। कुछ अलग जो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमी एंटिटीज़ होती है, उसमें हेल्प करता है कौन? कंटीजेंट फंक्शन। मतलब जो इकोनॉमी एंटिटीज़ होती है, इकोनॉमी एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें कंटीजेंट फंक्शन का रोल है। अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है। सच एस कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एटसेट्रा। तो जो कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी हेल्प करता है कौन? मनी। कैसे हेल्प करता है और देखते हैं भाई। नंबर 1 मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अब मान लो ये एक पर्सन है। कौन है ये? एक पर्सन है जिसका नाम है अमित। क्या नाम है बेटा इसका? अमित नाम है। अब इसके पास 100 रुपये है। तो अब ये 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ लेके गया मार्केट में, कुछ खरीदने गया, एप्पल और बनाना। तो इसको मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, हम लोग यूटिलिटी को मेजर कैसे करेंगे कि भाई हमें इतने रुपए में इतना सामान मिला, तो विद द हेल्प ऑफ मनी ना। भाई मेरे पास पैसा है तभी तो मैं मेजर कर सकता हूँ कि हाँ मैंने इतना रुपए खर्चा करके इतने का सेटिस्फैक्शन मुझे मिल गया। अगर मुझे पैसा ही ना होगा तो कैसे मेजर करूँगा? तो मनी की हेल्प से क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, हमें मालूम चलेगा कि हाँ 100 रुपये में मैंने इतना सामान खरीद लिया है, तो मुझे इतनी यूटिलिटी मैक्सिमम मिल गई। 100 रुपये था, 100 रुपये में मैंने पूरा खर्चा कर दिया, मैंने आम लिया, केला लिया, जो भी लिया व्हाटएवर, उसको लेने के बाद मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। क्लियर है? चलो, मतलब एक सिंपल समझ लो, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो रही, कैसे मालूम चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा नहीं होता तो मालूम ही नहीं चल पाता कितनी यूटिलिटी मिली। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या है भाई? कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, ये मार्कर बना रहे हो, बोर्ड बना रहे हो, उसके लिए क्या लगती है? कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट में जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? मनी लगती है। तो हमें मालूम चलेगा ना कि फैक्टर इनपुट, कितना इनपुट खर्चा हो रहा है कि हमें कितना आउटपुट मिलेगा। तो भाई कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो आपको उसको पता होना चाहिए ना कितना इनपुट लगेगा, उसमें कितने खर्चे आएंगे, क्या कॉस्ट आएगी, तो वो भी मनी की हेल्प से हो जाता है। नंबर 3 बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम समझते हो? नेशनल इनकम का मतलब अगर आप इतना सिंपल वर्ड में समझो कि हमारे पूरे देश की राशि, मतलब टोटल कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इतना समझ लो टोटल कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो वो कैसे मालूम चलता है? मनी की हेल्प से। भाई मनी नहीं होता तो कैसे हम नापते हैं कि इनको 5000 मिलता है, इनको 6000 मिलता है, इनको 10,000 मिलता है, या पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम कितनी है, तो वो सब मनी की हेल्प से तो मालूम चलता है। बोलते हैं ना 10,000 कमाते हो, 10,000 क्या है? मनी तो है। मनी नहीं होता तो क्या मेजर कर पाते? नेशनल इनकम क्या है? कभी नहीं कर पाते। नंबर 4 बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम, किसी को उधार देना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना देना है, ये सारी भी कैसे मालूम चलती है? विद द हेल्प ऑफ मनी। तो अगर मनी ना होता तो ये सारी चीज़ें भी हम जो है मेजर नहीं कर सकते थे, इसका पता नहीं लगा सकते थे। तो विद द हेल्प ऑफ मनी इतनी ढेर सारी चीज़ें होती है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले है वो है सप्लाई मनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सप्लाई मनी क्या होता है, और शॉर्ट में भी बन सकता है। अगर पूरा डिटेल में पूछेगा तो डिटेल में पूरा लिख के आना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग बात करते हैं सप्लाई मनी क्या होता है। तो सप्लाई मनी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आज की तारीख है, आज आई थिंक है 22 सितंबर, तो आज है 22 सितंबर 2023 को हमारे पूरे देश में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा मार्केट में है, कितना पब्लिक के पास पैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई मनी। जैसे एग्जांपल मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। आप हो, मम्मी है और पापा हैं और आपके 2 भाई बहन हैं। टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक पापा के पास मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। एक मम्मी के पास 5000 रुपीज़ है, तुम्हारे पास 3000 है, तुम्हारे भाई बहन के पास एक के पास 10 है, एक के पास 20 है। तो मिला के सबके पास कितना पैसा है? 1,05,000, 1,08,000, 1,18,000, 1,28,000, 1,38,000, ठीक है। 20, 30, 33, 38, हाँ, तो 1,38,000। तो तुम्हारे पूरे घर में एक पर्टिकुलर टाइम में, आज की तारीख पे कितना पैसा है? कितना पैसा है? पूरा 1,38,000।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई मनी। मतलब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको मिला के उनके पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर टाइम में इकट्ठा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ मनी में खाली ये नहीं है बेटा कि आपकी जेब में कितना है, आपके घर में कितना है, उसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। क्या, बैंक मनी। जैसे 1 लाख रुपए तो है, 1 लाख में 40,000 कैश में है, 60,000 कैश वो अकाउंट में है, तो जो अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं ना वो भी सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होगा। जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है बेटा वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होगा। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी मतलब पैसा जो आपके स्टॉक में है, हेल्ड बाय द पब्लिक। किसके पास है, पब्लिक के पास है, एट पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। हमेशा की बात नहीं हो रही, एक दिन की बात हो रही है कि इस तारीख को कितना है, अगले दिन हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, पेमेंट करने के लिए और स्टोर ऑफ वैल्यू, कितना आपने स्टोर करके रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में आपके पास टोटल कितना मनी अवेलेबल है, आपके पास मतलब पब्लिक के पास। जब पब्लिक में दो चीज़ याद रखना जो कि इंक्लूड नहीं होती है। क्या इंक्लूड नहीं होती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक का मतलब यहाँ पर हम सब की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या आरबीआई के पास है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आरबीआई के पास का मतलब ये है कि जो मनी सप्लाई करता है, अगर किसी का पैसा डिपॉजिट है किसी अदर बैंक वगैरह का तो वो होगा, लेकिन समझो बात को, मनी सप्लाई कौन करता है। अभी अगले चैप्टर में आप बैंकिंग पढ़ने आते हो, बैंकिंग में पढ़ोगे कि मनी की सप्लाई कौन करता है। मनी मतलब पैसा छापने काम कौन करता है, पता है आप लोगों को। कॉइन कौन छापता है, गवर्नमेंट छापती है, और जो नोट होते हैं वो कौन छापता है, आरबीआई छापती है। तो इन लोग मनी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इन लोग तो मनी बनाते हैं ना एक तरह से, तो इनको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इसमें किसको इंक्लूड करना है, हम लोग को, पब्लिक को इंक्लूड करना है। गवर्नमेंट को इंक्लूड मत कर देना, आरबीआई को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। इसमें कौन इंक्लूड होता है, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक के पास होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, जो प्रोड्यूसर्स है मनी के, जो मनी सप्लाई करते हैं, जो मनी बनाते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना है। नेमली द सेंट्रल बैंक, द गवर्नमेंट एंड द कॉमर्शियल बैंक। ये लोग जो है, जो सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है, इनको इसमें इंक्लूड आपको नहीं करना है। क्लियर है। नंबर 2 पॉइंट है, मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो याद रखना, मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कितना पैसा अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं ना स्टॉक। तो उसको क्या है, स्टॉक। इट इज़ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज की बात हो रही है 22 सितंबर 2023 की। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। याद रखना कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ काउंट होगी, जो पब्लिक के पास पैसा है वो होगा, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो आरबीआई के पास पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास है, वो पैसा नहीं होगा। जो पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक का पैसा बैंक के पास है वो इंक्लूड होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट जो पैसा बना रही है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात होगी। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स क्या होते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, किसको आप काउंट करते हो, एक होता है करेंसी, दूसरा होता है डिपॉजिट मनी। भाई आपके पास करेंसी में कितना पैसा है उसको जोड़ के हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा डिपॉजिट मनी, आपके बैंक में कितना पैसा है वो। तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसको देखो ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इतना सजा के मैंने लिख भी दिया, मेरी राइटिंग में अच्छी नहीं, तब भी मैंने कोशिश करी भाई आप लोग समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात कि अगर चैनल में पहली बार आए हो, कोई ऐसा बच्चा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तीनों के पूरे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। मोस्टली बहुत से चैप्टर कवर्ड भी हैं, तो आप जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब प्रमोशन हो गया सारा जितना होना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए 4 मेज़र्स है। एक है M1,
एक है M2, एक है M3, M4। मतलब मनी सप्लाई को आप मेज़र कैसे कर सकते हो, मार्केट में कितना पैसा है कैसे मेज़र कर सकते हो। तो एक होता है आपका जिसमें M1, मतलब ये अलग अलग कंट्री है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, आगे आप जाओगे तो पढ़ोगे। तो कुछ कंट्री M1 फॉलो करती है, कुछ M2 करती है, कुछ M3 करती हैं, कुछ M4 करती हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह सेम ही ये आपका M1, M2, M3, M4 फॉलो होता है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में आप ये नहीं बोल सकते हो कि कौन सी कंट्री में क्या फॉलो होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है M1। अगर आपको मेज़र करना है मनी सप्लाई तो पहला तरीका है M1। तो M1 में क्या होता है, क्या चीज़ आती है, आपका आता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। मतलब जितने भी मार्केट में पैसा करेंसी नोट और कॉइन है उसको इंक्लूड करो। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। मतलब डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक समझते हो ना, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक जिसमें कस्टमर के डिमांड डिपॉजिट रखते हैं। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बैंक से पैसा निकाल लेंगे, समझ में आ रही है, उसको हम लोग क्या होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल। तो कमर्शियल बैंक में पब्लिक का जो पैसा रखा है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट का नहीं, बैंक का नहीं, बैंक के पैसे की बात नहीं हो रही है, जो पैसा पब्लिक का रखा है वो डिमांड डिपॉजिट। फिर प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, या फिर अदर डिपॉजिट जो रखा है RBI का वो भी इसमें काउंट होता है। अदर डिपॉजिट क्या होता है सर, माइंड में आ रहा हो बेटा, अदर डिपॉजिट का मतलब है जिसकी फॉरेन कंट्री है, कोई दूसरी कंट्री ने हमारे RBI में पैसा रखा हुआ है, किसी और पे बाहरी कंट्री का पैसा अवेलेबल है ना, इस तरह की चीज़ें अगर होती है, फॉरेन एक्सचेंज का पैसा रखा है तो वो सारी चीज़ें अदर डिपॉजिट में काउंट होती है। RBI जो नोट छापता है उसकी बात नहीं हो रही है, किसी और कंट्री ने पैसा डिपॉजिट करके रखा है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, किसमें, अदर डिपॉजिट में, ठीक है। तो M1 में क्या आता है, याद रखना, M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है बेटा करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, ठीक है। M1 में क्या आता है, M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C से करेंसी एंड नोट्स, DD से डिमांड डिपॉजिट, OD से अदर डिपॉजिट। क्लियर है, चलो उसके बाद दूसरा होता है मेजर्स M2। अच्छा M1 में याद रखना ये कैसी डिफिनेशन है, M1 इज अ नैरो डिफिनेशन। MCQ में पूछ ले तो बता लेना क्या है, ये एक नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी है M1, ठीक है। दूसरा होता है M2, इसको हम लोग वाइडर डिफिनेशन ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें आता है आपका M1 जितनी चीज़ें थी C प्लस DD प्लस OD वो तो इसमें आता ही आता है, साथ ही साथ एक चीज़ और आती है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या होती है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसको हम लोग क्या करेंगे SD के साथ लिखेंगे। पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ज़्यादा होते थे गांव वगैरह में, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाता था, तो बाद में इसको देखा गया तो इसको भी ऐड करने लगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SD, यानी सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्लियर। नंबर थर्ड पर आता है M3 में क्या आता है सर, M3 में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। मतलब M3 में M1 तो आएगा ही पूरा, C प्लस DD प्लस OD तो आएगा ही, साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, टाइम डिपॉजिट वही वाला पैसा जो आपने अपनी शादी के लिए बचा के रखा है, डबल कर दोगे, याद आया। तो टाइम डिपॉजिट मतलब FD, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FD को बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट FD। तो M3 में आएगा M1 प्लस TD, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया, ठीक है। और लास्ट होता है बेटा M4। क्या होता है, M4 में क्या आता है, M4 में आता है M3, ठीक, प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो M4 में आता है M3 तो पूरा आएगा ही आएगा। M3 में क्या क्या आ गया, एक तो पूरा M1 आ गया, C प्लस DD प्लस OD, फिर आपका आ गया प्लस TD, मतलब सब कुछ आ गया M3 में, मतलब ये भी आ गया, M1 वाला पूरा आ गया, TD भी आ गया, सब कुछ M4 में आ गया, और लास्ट में TDP भी आ गया, मतलब जितने भी और अदर डिपॉजिट है सब कुछ TDP में आ गया, ठीक है। टाइम टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस है, जितने भी तरह के डिपॉजिट है वो किस में जाता है, M4 में जाता है। तो ये चार मेजर्स हैं, अलग अलग कंट्री हैं जिसको जो अलग अलग M1 M2 M3 M4 में कुछ भी फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे ध्यान समझना है और इसको एक्सप्लेन करके आना है। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो इसके आपका कॉन्सेप्ट बनता है छोटा सा M0, वो बता देता हूँ, और फिर बचा है इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बता के जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कल नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमें करना है। हाँ तो बेटा आप देखते हैं कि M0 क्या होता है, ठीक है। तो अभी एक बार मैंने वीडियो
की रिकॉर्ड कर दी थी, बट एक्चुअल में हुआ क्या, माइक लगाना रह गया, तो अब वॉइस क्लियर नहीं आई, इसलिए फिर से बना रहा हूँ। इसलिए लाइन पहले से जो है आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन है, तो उससे कोई टेंशन नहीं, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो ये अंडरलाइन इसलिए हो गई। तो बहरहाल अब देखते हैं कि M0 क्या होता है। देखो, द न्यू मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैज़ इंट्रोड्यूस M0, ठीक है। तो एक नई मेजर्स मनी सप्लाई इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग M0 बोलते हैं, विच इज़ जनरली नोन एज हाई पावर्ड सप्लाई, जिसको हम लोग हाई पावर्ड सप्लाई के, हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो और देखते हैं M0 होता क्या है। M0 का मतलब है करेंसी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जो करेंसी है वो, प्लस करेंसी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखना, इतना लिखना, इतना लिखना, 2 नंबर अगर हाई पावर्ड मनी आता है तो उसको लिख के आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। जो न्यू मेजर्स आप सप्लाई दिया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। आप M1, M2, M3, M4 को ज़रूर से अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर लेना, ठीक। आगे देखते हैं बेटा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों के पास पुरानी बुक है उनके में शायद इन्फ्लेशन नहीं दिया हो, तो अब आ गया इन्फ्लेशन आपके टॉपिक में, उसको देखना, और अब दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझ के जाओ अच्छे से, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, लास्ट ईयर की बुक में है, उससे पहले जो पुरानी बुक है 2-3 साल पुरानी, उनके में इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, किसी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर महंगाई बढ़ती जाती है, समझ रहे हो, जहाँ पर महंगाई आपकी बढ़ती जाती है बहुत ही फास्ट पेस से। अब देखो इन्फ्लेशन में नॉर्मली लोग बोलते हैं सर टमाटर का रेट महंगा हो गया, क्या सर इन्फ्लेशन आ गया है, क्या महंगाई बढ़ गई है, क्या आपको लगता है वो महंगाई बढ़ी है? अच्छा चलो बताओ, नहीं, चलो मैं बताता हूँ आपको, नहीं, टमाटर की रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं है। अच्छा ये तो मार्कर 20 रुपये का था 40 रुपये का मिलने लगा, क्या इन्फ्लेशन आ गया? नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या इन्फ्लेशन आ गया? नहीं। दाल महंगी हो गई, क्या इन्फ्लेशन आ गया? नहीं। चीनी महंगी हो गई, क्या इन्फ्लेशन आ गया? नहीं। मोबाइल, टीवी सारी, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें महंगी होती चली जा रही है और बहुत ही फास्ट पेस से हो रही हैं, तब इन्फ्लेशन आएगा? हाँ बेटा तब आएगा, समझ रहे हो। तो बात यहाँ पर ये है, ये अगर किसी 1-2 प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं, अब कुछ चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम चीज़ों पे प्राइस बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे आजकल के टाइम में हो गया है, आजकल के टाइम में आप जाके कुछ भी देखो, लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हम लोग की जो अर्निंग है वो वहीं पे रुकी है, थोड़ी बहुत बढ़ रही है, बट प्राइस बहुत ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूअसली राइसेस, कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं एट अ फास्ट पेस। कैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, खरगोश की तरह भाग रहे हैं, कछुए की तरह नहीं, बहुत फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं। एंड वैल्यू ऑफ मनी फॉल, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। हमारे जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो समझ में आगे बात है, कंटिन्यूअस बेसिस पे वैल्यू कम होती है हमारे मनी की और महंगाई बढ़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। वैल्यू ऑफ मनी के दिखा देता हूँ तुम्हें, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। 100 रुपये थे मेरे पास, 100 रुपये बाद में भी थे, जब 100 रुपये पहले थे मेरे पास, तो मैं 5 मार्कर ख़रीद लेता था, परचेज़ कर लेता था। आज भी मेरे पास 100 रुपीज़ है, लेकिन मैं अब 4 मार्कर्स ले पाता हूँ। ये बताओ महंगा हो गया मार्कर, पहले 25 का था, पहले 20 का था, 25 का हो गया, यानी कि मेरी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, फॉल्स होगी। परचेजिंग पावर मेरी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रही बात है, तो 100 रुपये, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। 2 होते हैं बेटा, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो मैं सब बना चुका था, देख रहे हो, और फिर से बनाना पड़ रहा है। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पर डिमांड कम होने लगे और सप्लाई बहुत सब डिमांड ज़्यादा होने लगे, सप्लाई कम हो जाए। जैसे कोविड में देखा था आपने, ऑक्सीजन के मामले में हुआ था, कि ऐसी बहुत सी चीज़ों में अक्सर आपको देखने मिलता है जहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलने लगे, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है किसका, इन्फ्लेशन आने का। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, भाई लोग मांग रहे हैं लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही बहुत से प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नंबर 2 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, क्या हो जाए, रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा हो जाए। अब महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, सामान महंगा मिलेगा। सपोज मानो एक मोबाइल है,
ठीक है, जो मेरे हाथ में ये मोबाइल रखा हुआ है, ये मोबाइल है, इसको पहले मैं 5,000 में बना लेता था, 6,000 का बेच देता था बनाने में, तो कॉस्ट कितनी आती थी 5,000। लेकिन अब रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कॉस्ट महंगी हो गई, अब बनता ही 6 का है, तो जाहिर सी बात है मैं 7 का बेचूंगा कम से कम, समझ में आ रही बात। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर कॉस्ट फैक्टर्स जो इनपुट्स हैं हमारे वो महंगे हो जाएंगे तो तब भी वहाँ पर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। और कौन सा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब को क्या कारण रहेगा उसका, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रहेगा। तो हम लोग कॉजेस पढ़ रहे हैं, टाइप्स नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, चलो ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट।